वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, हम इस मर्ज़ की बात तो करते हैं, इसकी तशख़ीस बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता, तब पता चलता है कि जब वो ख़त्म हो जाता है, जब वो मर जाता है तो पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक आया था। कितनी जानलेवा है ये बीमारी, पहले हम इसके ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, किस बिना पर कोई इंसान जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी और बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपको इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताता चलूँ कि आपने जैसे ज़िक्र किया कि ये नंबर 1 किलर है। ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन येस, ये नंबर 1 कॉज़ ऑफ डेथ है दुनिया भर के अंदर। इस इन सब के अंदर आप मूज़ी अमराज़ और हादसात वग़ैरह सबको शामिल भी कर लें, तो भी नंबर 1 पे कार्डियोवैस्कुलर यानी अमराज़ क़ल्ब ही आता है। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये क्योंकि इतना अचानक होता है तो वाक़ई मालूम चलने के बाद वक़्त बहुत निकल चुका होता है। तो इसीलिए इसकी इलामतों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी सीने के दर्द को मामूली समझना, साँस के फूलने को मामूली समझना, घबराहट को, दिल की धड़कन को बढ़ना या कम होना, इन सब चीज़ों को, इन सब निशानियों को मामूली समझना मुनासिब नहीं है। तो जी। जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो, तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा किया जाए, ताकि इस मर्ज़ को जल्द अज़ जल्द अच्छा तशख़ीस किया डॉक्टर जा साहब, सके। अलामात क्या-क्या हैं? वो क्या-क्या चीज़ें हैं, इंडिकेशंस हैं जिससे शख्स को अलर्ट हो जी। जाना चाहिए या फ़ौरी तौर पे रुजू करना चाहिए? कुछ ऐसे टेस्ट अगर आप तजवीज़ कर दें, और क्या कोई एज लिमिट भी है या अभी तो हम देख रहे हैं कि नौजवानों को भी इस तरह की बीमारियां लाहक हो रही हैं दिल की? बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जो नौजवान तबके के अंदर जो है ना, अब अमराज़ क़ल्ब बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इनिशियली हिस्टोरिकली अगर आप बात करें तो ये बीमारी जो थी, इनिशियली समझा ऐसे जाता था कि ये उम्र रसीदा लोगों के लिए है, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद अमराज़ क़ल्ब होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने खुद देखा 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल इस तरह के लोग मेजर हार्ट अटैक के साथ प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बायपास हो रहे हैं, एंजियोप्लास्टियाँ हो रही हैं, इस एज ग्रुप के अंदर भी हो रही है। तो इनके अंदर ज़्यादा कॉमन होने की वजह यही है कि एक तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरा, नशावर अशिया का इस्तेमाल बहुत कॉमन होता जा रहा है। आप देखें दुरुस्त। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जी। इनफैक्ट पब्लिक के अंदर जनरली भी जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा लग्ज़रियस नशों में होते हैं। जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते वो भी नशा ज़रूर कर रहा है। ऐसा नहीं है दुरुस्त। कि अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है या तबका निचला है तो नशा छोड़ देगा, नहीं, वो नशा फिर भी करेगा, लेकिन वो चीपर ऑप्शंस की तरफ जाता है, नशा छोड़ता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है कि हम अगर सीने में दर्द उठा है, घबराहट फील कर रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है या हमें महसूस नहीं हो पा रही है, तो हम घर में मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। घर में कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन हम ले लेते हैं। वो कितनी नुकसानदेह है? फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना कितना ज़रूरी है इसके अंदर? देखें, हार्ट डिजीज को कोई घर पे बैठे बगैर डॉक्टर के मशवरे से तो ट्रीट कर ही नहीं सकता। इस बात का तो कॉन्सेप्ट ही जो है ना क्लियर होना चाहिए हर किसी के माइंड के अंदर कि ये तो एक पेचीदा मर्ज है जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट की आपको जरूरत होगी। आपके पिछले सवाल की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा कि आपने जैसे अलामतों का जिक्र किया तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को बताना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल चेस्ट पेन यानी सीने के दरमियाने हिस्से के अंदर शदीद दर्द होना। अक्सर लोग मरीज बताते हैं कि इस तरह का दर्द हुआ कि ऐसा लगा किसी हाथी ने पाँव रख दिया, किसी ने बहुत ज्यादा वजन रख दिया, वजनी चीज महसूस होती है सीने के अंदर। अच्छा। इसके साथ जी। ठंडे पसीने आते हैं, पूरी पूरी कमीज भीग जाती है, ऑल्दो टेम्परेचर ठीक होने के बावजूद भी पसीना आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो है आपके साथ सांस का फूलना, दिल की धड़कन का बेरब्त होना, बढ़ना, कम होना, ज्यादा तेज हो जाएगी तो भी खराब है, ज्यादा कम होगी तो भी खराब है। इस तरह की इलामतें आए, खुदा न खास्ता इसके साथ कभी कभार मतली होती है। खवातीन के अंदर आपने देखा घबराहट और मतली के भी जो है ना सिम्टम्स होते हैं जिससे ठीक हार्ट है। अटैक की इलामत समझा जाता है। अच्छा। अच्छा, कुछ बच्चे तो बाय बर्थ ही हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं डॉक्टर साहब। अब तो हम बहुत सारी रेशो इन बच्चों की भी देख रहे हैं। किसी के दिल में सुराख बताया जाता है, किसी का दिल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, उस तरह से धड़क नहीं रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से नहीं कर पा रहा होता है। तो ये जो अमराज बच्चे बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं वो भी दिल की, क्या वो उनको पेरेंट्स से मिलती हैं या फिर प्रेगनेंसी में कोई ऐसी गलतियाँ हुई होती हैं जिसकी वजह से बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं?
देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उनमें से काफी का आपने तस्करा भी किया। तो जो बाय बर्थ हो रहे हैं, देखें उसमें डेफिनेटली बच्चे का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि वो तो पैदा ही एक चीज के साथ हो रहा है। कुछ लोगों की फैमिलीज के अंदर ये चीजें रन करती हैं, कुछ कार्डियोमायोपैथीज यानी दिल के पट्टों की ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं। सुराख वाला जो मसला है, वो भी कभी कभार फैमिली टेंडेंसी होती है। दूसरा, उसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर कभी कभार कुछ अद्वियात का इस्तेमाल दिल की अमराज करा सकता है, धड़कन को अप डाउन कर सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनली जो मदर्स बहुत अच्छी नहीं होती बहुत ज्यादा यंग हो या बहुत ज्यादा एजेड हो, तो उनके अंदर भी कभी कभार इस तरह की हार्ट हार्ट डिजीज की डिफॉर्मिटीज लेकर जो है बच्चे पैदा होते हैं। तो ये तो इसके अंदर बच्चे का नहीं, लेकिन डेफिनेटली इन्वायरमेंटल, फैमिली टेंडेंसी और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सही तर्ज ज़िंदगी का इंतखाब कितना ज़रूरी है? जिस तरह से बैलेंस डाइट होना, वर्जिश का आपकी लाइफ में शामिल होना और मुनक़्क़म ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, इससे इज्तिनाब करने से कितने चांसेस कम हो जाते हैं? कितना इससे बचा जा सकता है? देखें ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि देखें अमराज कल्ब का इलाज जो है ना सिर्फ दवाइयों से नहीं होता। इसके अलावा जो तरीक़ेकार इससे बचने का है, वो डेफिनेटली सबसे पहले स्टार्ट होता है फूड से, कि आप किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। रोगन का इस्तेमाल ज़्यादा होना, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होना, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जब भी ज़्यादा होगा तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है और डायरेक्ट हार्ट डिजीज़ भी कराता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी इसी तरह बढ़ता है, और मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से शुगर के चांसेस बढ़ेंगे, वो अगेन हार्ट डिजीज़ कराने का चांस उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर दूसरी साहब, एक ये चीज़ जो है ये वो ग़िज़ाओं एडिक्शन। की तरफ हम जी ग़िज़ाओं की बात हम कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ ग़िज़ाएं ही जी जी। असरअंदाज होती हैं, या फिर तनाव, किसी किस्म का डिप्रेशन, जहनी सेहत जो है वो आपकी, वो भी असरअंदाज होती है हमारे हार्ट के ऊपर? देखिए बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मैं हमेशा जब भी मरीजों को समझा रहा होता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ कि देखिए स्ट्रेस जो मैनेज आप करते हैं, स्ट्रेस की मैनेजमेंट और हार्ट डिजीज की मैनेजमेंट दो अलग चीजें नहीं है। ये दोनों एक ही चीज है। जब तक आपका स्ट्रेस में अच्छा मैनेज नहीं हो रहा, उसके लिए आप हेल्प नहीं ले रहे या उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, आप अपने समझिए कि हार्ट डिजीज पे भी काम नहीं कर रहे या उसको भी मैनेज नहीं कर रहे। तो जब भी स्ट्रेस होगा, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ले लें, पॉलिटिकल ले लें, इकोनॉमिकल ले लें, किसी भी लेवल का अगर स्ट्रेस है, जब तक अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रही, तब तक हार्ट डिजीज को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम्म। हार्ट हार्ट रेट भी बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, देन हार्ट डिजीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डॉ- नौजवानों में जो डॉक्टर साहब इजाफा हुआ है, जिस पे अभी आगाज़ में भी आपने बात की, इस इजाफे की, इस रुझान की वजह क्या है? उमूमी तौर पे हम पहले देखते थे कि हमारे बुजुर्ग हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। नौजवानों में क्या गलत लाइफस्टाइल है, खुराक का गलत होना है, या जहनी दबाव है? असल वजह क्या है इस रुझान की नौजवानों में आने की? जी, आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप देखें ना, वो एक चीज को समझना जरूरी है कि हम जैसे पैदा हुए हैं एक साउथ एशियन पॉपुलेशन के अंदर। इंडिया पाकिस्तान वाली जो रीजन है, बांग्लादेश वाला जो रीजन है, ये बाय बर्थ ही हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर है। इंटरनेशनल इस पे अब स्टडीज हो चुकी है कि हम जिस पॉपुलेशन में पैदा हो रहे हैं, तो जेनेटिकली हमारे अंदर एक तो टेंडेंसी मौजूद है कि हम जो है हार्ट डिजीज खुदा ना खास्ता फ्यूचर में होने का चांस रखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आजकल नौजवान पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एजुकेशनल समझ लें, एनवायरमेंटल समझ लें, वो है। दूसरा, ठीक है। एडिक्शन के चांसेस, एडिक्शन पोटेंशियल्स और बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस अब इजीली अवेलेबल हो जाना, स्कूल के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, उन चीजों का इस्तेमाल इतना कॉमन हो जाना, ई सिगरेट से लेकर और सिंपल जो है ना, उसके अलावा बढ़ते चले जाएं शीशा वगैरह, जो भी इस तरह की चीजें, ओरल टोबैको है, लोअर तबका उसकी तरफ ज्यादा रुझान रखता है। आप खुद घूमे कराची जैसे शहर के अंदर, अगर आप ड्राइव करें, तो अगर आप गौर से नोटिस करें आपके बाइक राइडर्स पे या आपके जो ड्राइवर तबका है उसको आप देख रहे होंगे, तो आपको इनमें से कितने लोगों का मुंह जो है वो ऑक्यूपाइड नजर नहीं आता। आई थिंक इट्स अ वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन नाउ। सबके मुंह के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। यू यू बिल्कुल। यू थिंक कि अगर ये पूरा दिन ये इसी तरह कंज्यूम करते रहेंगे, तो फिर तो ये अस्पताल की जीनत ही बनते रहते हैं फिर इस बिल्कुल तरह के ऐसे ही पेशेंट है। को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे।